हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं वन शॉट के रूप में 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसको एक अदर नेम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो है से रिवीजन क्लास लगने वाला है ये, यानी वन शॉट करवाने वाले हैं। यानी एक ही क्लास में बोला जाए तो एनसीईआरटी का जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर सभी को रिवाइज करवाने वाले हैं, सबको एक बार जो है से दिखाने वाले हैं, साथ में जितना भी डिराइवेशन इसमें आने वाला है सभी करवाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का चैप्टर का नेम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसका हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो पढ़ा हुआ चीज भूल जाते हैं। तो उसी को हमने क्या किया, एक ही जो है से टाइम यानी बहुत ही कम टाइम में पूरे चीजों को रखने वाले हैं। यदि आप इसको डिटेल में बारी बारी से टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे बाय डे का क्लास लगा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं तो यदि आप पढ़े हुए हैं इस चैप्टर को तो केवल एक ही क्लास में ये सारा चीजों को हम दिखलाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये देखिए, ये जो है एक स्पेस के रूप में है सराउंडिंग किसका, तो आ तो मैग्नेट लीजिए, या तो मूविंग चार्ज लीजिए, या फिर करंट कैरिंग वायर लीजिए। उसके सराउंडिंग जो स्पेस होती है वही मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसके इनसाइड उसके अंडर में कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल मूविंग लाते हैं, मोशन करने वाला, तो एक फोर्स फील करता है। या तो अदर मैग्नेट लाते हैं या तो अदर करंट कैरिंग वायर लाते हैं, तो वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, और उसकी जब मेजरमेंट होती है तो वहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है। डायरेक्शन भी अपना इंपॉर्टेंस दिखाता है। उसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है, यानी इसको टेस्ला में मेजर करते हैं। जहां पे सीजीएस यूनिट देखा जाए, एसआई यूनिट तो टेस्ला हुआ लेकिन सीजीएस यूनिट गॉस होता है, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। इसकी डायरेक्शन की जहां तक बात है तो डायरेक्शन को शो करने के लिए देखिए होता क्या है, ये जैसे प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड यानी आउटवर्ड देखा जाए तो ये डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी डॉट दे दिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और आउटसाइड होगी, आउटवर्ड होगी। बट यहां पे यदि मैं क्रॉस लगा दूं, इस तरीके से यदि मैं क्रॉस लगा दूं तो इस क्रॉस का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलरली इनसाइड, परपेंडिकुलरली इनसाइड प्लेन। देखो इसकी जो डायमेंशन होती है एम, एल पर पावर 0, टी पर पावर -2, ए पर पावर -1 होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। देखिए होता क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब मोशन करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसको कैसे कंसीडर करते हैं वो देखिए। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, उसको कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं कुछ एंगल पे फील्ड के साथ। तो जैसे ही मोशन करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी पाथ में डेविएशन आने लगती है। तो पाथ में डेविएशन आना मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसकी फॉर्मूला होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पे Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है पार्टिकल का, भी क्या है, गिवन वेलोसिटी है या फिर प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, तो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बिटवीन। यहां पे यदि देखा जाए तो भी वेलोसिटी यहां पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
और b भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। जहां पे डायरेक्शन देखने का नजरिया बहुत तरीके से है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो V क्रॉस B लेंगे तो अपवर्ड बताया, जब प्लस रहेगा तो, और माइनस रहेगा तो V क्रॉस B लेंगे, अपवर्ड होना चाहिए, लेकिन अपवर्ड नहीं हो करके किधर जाएगा, तो यहां पे डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यहां पर क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में क्या हम लोग देखते हैं, फ्लेमिंग जी ने मैग्नेटिक फोर्स जो मूविंग चार्ज पे या तो करंट कैरिंग वायर पे अप्लाई होती है, तो सिंपल में समझिए, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन। तो यहां पे एक्चुअली होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लेते हैं, उसकी 3 फिंगर लेते हैं, थंब है, 4 फिंगर है, मिडिल फिंगर है, मिड फिंगर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई भी दो कंसीडर कीजिए 90 डिग्री बनाएगा, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री बना रहा। अब क्या है कि जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये मिडिल फिंगर है जो करंट की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो थंब है, ये थंब क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें क्या होती है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और उसकी फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लेकिन वहां पे प्रोजेक्ट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो केस उसके अकॉर्डिंग बनाया गया कि थीटा एंगल पे तो प्रोजेक्ट करेंगे तो चलो ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा होता है, ये जो है से प्रोसेस होगी। बट एंगल की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री बोल रहा है केस 1 में, 0 डिग्री का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को दे रखा है, यानी सेम डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो उस केस में साइन 0 0 यानी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। यानी उस पर यदि चार्ज पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दूं तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि ना तो उसके वेलोसिटी को कोई चेंज करेगा, ना तो कोई उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई होने वाला 0 है, यानी नेट फोर्स 0 है, यानी फोर्स 0 है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। वही दूसरे इसी कंडीशन में है 180 डिग्री, फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, यानी थीटा की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री होगी, एंटी पैरेलल होगी। साइन 180 भी रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगी वो 0 आएगी, ये कंफर्म। यानी इस केस में भी इक्विलिब्रियम होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल ना तो एक्सेलरेट होगा, ना तो रिटार्ड होगा, ना ही वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे पहले फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डेविएट तभी होगा जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, लेकिन वहां पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी पाथ स्ट्रेट लाइन का होगा। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन 0, सो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी इस तरीके से बात आती है। अब यहां पे आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट में है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बना दिया जाए।
अब थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री देता हूं तो सिंपल में एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90 डिग्री होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है और यहां पे प्रोजेक्शन परपेंडिकुलरली किया जा रहा है, मतलब 90 डिग्री पे किया जा रहा है। तो यहां से 90 डिग्री साइन 91 होता है, यानी मैक्सिमम होता है, यानी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होता है, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी जो आया वो मैक्सिमम आया। अब देखो ये जब जो है से सर्कुलेट करेगा, ठीक है, क्यों सर्कुलेट करेगा, तो फील्ड है, वेलोसिटी है, फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा, यानी वेलोसिटी और फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा तो सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में देखा जाता है कि वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, यानी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर मोशन, या सर्कुलर मोशन हो तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना नेसेसरी है। तो यहां तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, यानी इस सर्कल में घुमवा रहा है। तो सिंपल लॉजिक है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो क्यू भी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, भी कैंसिल हो गया, आर इधर जाएगा तो एम वी बाई क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, यानी एम वी की वैल्यू लिनियर मोमेंटम बोलेंगे, और लिनियर मोमेंटम का मतलब होता है यहां पे रूट ओवर 2km बाई क्यू बी होगा। k का वैल्यू क्या देना है, तो क्यू भी देना है, क्यू क्या है, चार्ज है, भी क्या है, वोल्टेज है, क्योंकि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो कैसे प्रोजेक्ट करोगे, तो उसको वोल्टेज अप्लाई करके मोशन करवाओगे, स्टार्टिंग वेलोसिटी प्रोवाइड कर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर, वोल्टेज अप्लाई कर, सो तो यहां पर k के जगह पे q भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो यहां दे दिया मैंने यार रेडियस हो, जब ये सर्कुलेट करेगा तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होगी उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहां पे 1 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो t इज इक्वल टू होगी 2 पाई आर बाई भी, जिसको हम लोग टाइम पीरियड। अब भी 2 पाई आर बाई भी, तो आर के जगह पे एम भी बाई क्यू भी रखोगे, सॉल्व करोगे, ये आएगा टाइम पीरियड। अब देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन काउंट होती है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम में यानी पर सेकेंड में जितना होगा वही इसके लिए होगा फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पलटी मार के रखो तो क्यू बी बाई 2 पाई एम। इसकी चाहोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो हाफ एम भी स्क्वायर के अनुसार, ये जो है सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते, केस नंबर 3 है, इफ थीटा यहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू ना तो 0 डिग्री है, ना ही 90 डिग्री है, ना ही 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 0 और 180 रहेगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन, यदि 90 डिग्री होगा तो सर्कुलर मोशन होगी, लेकिन वैसा कुछ यहां नहीं है, यहां थीटा का वैल्यू कुछ अलग है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, मतलब उन तीनों के अलावे अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ भी वेलोसिटी से इस प्लस क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट किया। जैसे ही आपने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो इस वेलोसिटी की दो कंपोनेंट आया, एक हुआ फील्ड के अलोंग जिसको भी कॉस थीटा बोलेंगे, और एक हुआ फील्ड के परपेंडिकुलर जिसको मैं बोलूंगा भी साइन थीटा। तो यहां पे क्या होगा, भी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, तो यहां पर भी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो भी कॉस थीटा है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, यदि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप देते हैं तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि आप देते हैं तो
स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, अनएक्सेलरेटेड होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो v cos थीटा प्रोवाइड लिनियर मोशन। और उसी समय एक और वेलोसिटी है जिसका वेलोसिटी का कंपोनेंट एक और है जो v sin थीटा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये जो v sin थीटा है वो प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन। तो यहां पे v sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी एक ही साथ दो मोशन, एक वेलोसिटी कह रहा है सर्कुलेट कीजिए और एक वेलोसिटी कह रहा है आगे जाइए, लिनियरली जाइए हमारे तरफ, इधर ले जा रहा है, ठीक है, जो वेलोसिटी है। तो यहां पे v sin थीटा के कारण घूमेगा और v cos थीटा से आगे जाएगा, तो घूमते हुए आगे जाएगा तो एक ही साथ सर्कल भी बनाएगा और लिनियर भी पाथ बनाएगा। क्योंकि देखिए लिनियर मोशन प्लस सर्कुलर मोशन, सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ना है उसको, तो इस तरह से हेलिक्स बना लेगा, हेलिकल पाथ बना लेगा, इसको हेलिक्स बोलते हैं। तो लिनियर मोशन प्लस सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू हेलिकल मोशन यानी हेलिक्स पाथ, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा। अब इसका आता है कि जब सर्कुलेट करेगा और आगे भी बढ़ते जाएगा तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगा, सॉरी रेडियस क्या होगा इस सर्कल वाले। तो r इज इक्वल टू एम, सर्कल किसके कारण बनेगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो v परपेंडिकुलर बाई क्यू बी होगा, v परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा यानी r इज इक्वल टू एम वी sin थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड को देखा गया कि ना तो वेलोसिटी से मतलब है, इसको देख सकते हो 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब आता है एक पीच, पीच का मतलब होता है कि जब ये सर्कुलेट करते हुए आगे के तरफ जाता है, लिनियर मोशन करता है, तो वन टाइम पीरियड में जितना ये लिनियर डिस्टेंस कवर करेगा वही इसका पीच होगा। या तो 2 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल ले लो, ठीक है, रेगुलर वे में, तो सेंटर टू सेंटर जो लिनियर डिस्टेंस होगा वही इसका क्या होगा, पिच होगा। पिच एक डिस्टेंस है जो वन टाइम पीरियड में कवर किया हुआ लिनियर डिस्टेंस है, किससे, v cos थीटा से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम दे दीजिए, यानी v cos थीटा इंटू टी दे दीजिए। टी टाइम पीरियड है जो 2 पाई एम बाई क्यू बी है, तो पिच x इज इक्वल टू 2 पाई एम cos थीटा बाई क्यू बी आ जाए। तो ये बातें क्लियर हो। अब देखो आगे यहां पे चलते हैं, नेक्स्ट आता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में दो फोर्स काम होती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अवेलेबल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, यानी नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक जब लोगे तो क्यू ई होगा और मैग्नेटिक जब लोगे तो क्यू इंटू भी क्रॉस बी होगा। यही रिजल्टेंट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, अब आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, यानी करंट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि आप एक जो है से कंडक्टर वायर में करंट पास करवाते हैं आई, और इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है जो एंगल थीटा पे है लेंथ के साथ। और याद रहे कि लेंथ की जो डायरेक्शन लेनी रहती है वो करंट के डायरेक्शन में लेनी रहती है। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन, किस से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यानी vd से। तो देखिए वेलोसिटी इधर है इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे इधर है, तो vd क्रॉस बी कीजिए तो आप थंब नीचे दिखा रहा है लेकिन चार्ज नेगेटिव हुआ है इसलिए फोर्स किधर लगेगा, अप लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफएम हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा आपको। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन यानी जो मूव कर रहा है vd वेलोसिटी से, एफएम इज इक्वल टू क्यू के प्लेस पे माइनस ई देना होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, vd क्रॉस बी हो गया, ये मैंने दे दिया।
अब यहां पर बात आती है कि आप एक छोटा सा पार्ट इसमें कट कर सकते हैं, या तो यदि स्ट्रेट लेंथ है तो इसको लेंथ पे फोर्स ले सकते हैं। देखिए, तो यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल, क्योंकि इसको निकालने का पर्पस है, हम 1 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जानते हैं, तो मुझे एल लेंथ पे निकालने, क्योंकि यदि किसी कंडक्टर वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उस कंडक्टर वायर से करंट पास करवाते हैं, तो उसमें देखा जाता है वाइब्रेशन होती है, यानी उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स मुझे जब मिल चुका है, तो इस एल लेंथ में जितना इलेक्ट्रॉन्स है सभी में क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, सभी का फोर्स निकालेंगे। तो करना क्या हो, आपको बारी बारी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालिए और एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स को नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन में मल्टीपल करें। तो यहां पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन होता है, जिसको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। इसके वॉल्यूम से मल्टीपल, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और लेंथ एल है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, ए एल। वॉल्यूम क्या आएगा, ए एल आएगा। तो एन इज इक्वल टू एन इंटू ए एल, एन इंटू ए एल दे दिया, तो स्मॉल एन इंटू ए एल दे दिए, हो गया एक टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन एल लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एल लेंथ, तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीपल कर दीजिए, कर दिया मैंने लाकर। एन की वैल्यू क्या होगी, एन ए एल होगी, एन ए एल होगी इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लिया। अब देखिए यहां पे होता क्या है कि माइनस एल वी डी, एल है माइनस है वी डी है, तो माइनस एल वी डी इज इक्वल टू वी डी एल वेक्टर लिख सकते हैं। पहले वेक्टर कौन है, वी डी, जिसकी डायरेक्शन किधर है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन। अब वेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं एल के पास, तो एल की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होती है। अब डी की डायरेक्शन करंट के अपोजिट, तो अपोजिट जब कर रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। और यहां पर जो देख रहे हैं एल माइनस डी, उसके बदले लाऊंगा डी एल, तो डी बाहर एल वेक्टर के अंदर चला गया, तो यहां पर जब लिखूंगा तो एफ इज इक्वल टू एन ई ए डी एल क्रॉस बी। और हम लोग जानते हैं, करंट में पढ़े हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के साथ। तो जहां पे एन ई ए वी डी आ रहा है वहां मैं आई रख दूंगा, तो यहां पे जब आई रखा तो एल क्रॉस बी हो गया, यानी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई क्या है, करंट है, एल क्या है, लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा लेंथ, मतलब लेंथ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है उसके साथ थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। यदि वायर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यदि टेढ़ा मेढ़ा होता, तो एक छोटा सा पार्ट उसमें कट करते हैं, उसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर देते हैं। जहां पे एल आ रहा है वहां पे डीएल लेते हैं और छोटा फोर्स डीएफ हो जाता और उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो यहां पे आता है जिसका नेम है टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। एक जो है से लूप है एम एन पी क्यू, इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका फेस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना, अब थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए इस तरीके से रखा, तो आई करंट जब फ्लो करवाते हैं, इसकी लेंथ एल है और ब्रीथ बी है। तो इसका मैं देखो पार्ट बाई पार्ट चलता हूं, एम एन लेता हूं, फील्ड अंदर है, करंट इधर है,
फोर्स ऊपर लगे, जिसका नाम एफ एम एन हो गया। उसी तरीके से पी क्यू है, देख सकते हैं पी क्यू है, तो पी क्यू है तो यहां से फील्ड अंदर है, करंट इधर है, फोर्स नीचे लगे, एफ क्यू, एफ पी क्यू, एफ एम एन दोनों इक्वल होगा। आई एल भी साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि एल के साथ 90 डिग्री पर, तो आई एल के बदले बी होगा क्योंकि लेंथ इसका बी, और बी होगा साइन 90 डिग्री, इतना हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों के बारे में सोचो, इसका एक्शन लाइन जो है डिफरेंट है, बट इस दोनों का एक्शन लाइन खींचोगे तो सेम आ जाएगा, और इसमें भी फोर्स क्या होगा, इन दोनों पर इक्वल होगा, जितना इधर है उतना इधर, क्योंकि देखो फील्ड अंदर करंट इधर तो फोर्स इधर, फील्ड अंदर करंट इधर तो फोर्स इधर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपस में बैलेंस हो जाता है। और साथ ही साथ देखा गया कि दोनों की एक्शन लाइन सेम है तो टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर पाता है। टॉर्क प्रोवाइड तभी होता है जब दोनों के एक्शन लाइन के बिटवीन कुछ गैप हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल सके, उसमें कुछ गैप ही नहीं है, तो टॉर्क उस समय 0 हो जाएगा। चलिए यहां पे, तो यहां पे अब टॉर्क निकालना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो टॉर्क फोर्स के जगह पे आई बी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। तो ये क्या होगा, एल क्रॉस बी होगा, एल क्रॉस बी क्या होगा, आई होगा, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि एल इंटू बी इसकी एरिया हो, तो एन आई ए इज इक्वल टू कैपिटल एम होगा, इसलिए क्योंकि देखिए यहां पर तो टॉर्क मैंने निकाल दिया, और इसी में यदि नंबर ऑफ टर्न एन रहे इस लूप का, ठीक है, तो एन मल्टीप्लाई कर देंगे, एक था तो चलो ठीक है, 1 था उस समय, इस समय एन हो गया। एन आई ए को मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो देखिए, ये जैसे लूप है, करंट ऐसे फ्लो किया तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से होगा, मतलब ऐसा करना कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में कर्ल फिंगर को घुमा दो, जिधर डायरेक्शन बताएगा थंब उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो। और यदि करंट ऐसे घूमता तो ऐसे नीचे की ओर दिखा, एम को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, क्योंकि आगे बतलाएंगे कि जो लूप होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, इसीलिए उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई ए, और एन नंबर रहेगा तो एन आई ए हो जाएगा, जिसको यहां पर लिख सकते हैं एन आई ए के बदले एम, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यदि एन का वैल्यू 1 रहेगा तो सिर्फ यही लगेगा, टॉर्क जो है से क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी हो जाएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे आता है मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। देखिए, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ए और स्टेट जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में बतलाया, तो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बताया कि प्रोड्यूस होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में होता है, कितना मैग्नीट्यूड होती है, किस पॉइंट पे, ये उन्होंने नहीं बताया। उसके लिए मैक्सवेल जी ने डायरेक्शन बतलाने के लिए राइट हैंड थंब रूल दिए, राइट हैंड रूल दिए, और बायोट सेवार्ट ने मेजरमेंट के लिए रूल दिए, जिसका नेम पड़ा बायोट सेवार्ट, जो अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बात है कि जो करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसको इमेजिन करना है राइट हैंड में, इस तरीके से कैच करना है, ठीक है, इस तरीके से कैच करना है कि ये जो थंब है वो करंट इंडिकेट करे, तो ये जो कर्ल फिंगर है, मुड़ी हुई अंगुलियां है, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये जो है मैग्नेटिक फील्ड कर्ल फिंगर बताएगा और थंब करंट। तो देखो जा रहा है, करंट आई ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये जो अंगुलियां है, फिंगर्स हैं, कर्ल फिंगर,
वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। तो देखो करंट की तरफ थंब, ये कर्ल फिंगर मैग्नेटिक, ऐसे ऐसे, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रहा है और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इन कर रहा है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। देखो यहां पर आई करंट ऊपर जा रहा, एक पॉइंट यहां पे मैंने लिया, एक पॉइंट लिया, इसकी कुछ डिस्टेंस हुई, तो यहां से करंट ऐसे गया, तो इसको ऐसे घुमा दो कर्ल फिंगर, फिर कुछ डिस्टेंस बढ़ाई, फिर ऐसे, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कल सर्कल बनाएगा, थंब करंट, कर्ली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इस तरह से सर्कल जो बनाएगा कॉन्सेंट्रिक बनाएगा, जिसका सेंटर उस वायर के एक्सिस पे होगा, उस वायर पे होगा। तो याद रहे स्ट्रेट करंट है तो थंब करंट बताएगा, कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। यदि सर्कुलर करंट हो गया, देखिए सर्कुलर करंट हो गया, तो अब है कि कर्ल फिंगर करंट बताएगा और थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो करंट कर्ल फिंगर, थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, रिप्रेजेंट हो गया। देखो कर्ली फिंगर करंट और थंब मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर, ऐसा ये दे रखा है, ओके। तो ये हो गया मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आता है बायोट सेवार्ट लॉ। तो मैंने पहले बताया ओरेस्टेड जी ने मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी दी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, किस डायरेक्शन में होता है, उन्होंने नहीं बताए। तो डायरेक्शन तो चलिए मैक्सवेल जी ने बताए, जो मैंने पीछे बता रखा है। लेकिन जो बायोट सेवार्ट लॉ है, बायोट और सेवार्ट नेम के दो साइंटिस्ट थे, दोनों मिलकर के कितना मैग्नीट्यूड होगा इस पे जो है से एक्सपेरिमेंट किए, इस पे जो है से रूल दिए, उन्हीं का जो है से यहाँ पे कंसीडर करके बताए, तो लॉ बन गया यहाँ पे बायोट सेवार्ट लॉ। अब देखिए इसके लिए उन्होंने क्या, सबसे पहले करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में जो है से सराउंडिंग देखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो एक पॉइंट कंसीडर किया गया यहां पे, जिसके लिए एक छोटा सा पार्ट काटा गया वायर में, जो डेल्टा एल है, इसमें करंट आई पास हो रही है। इस पॉइंट से जब ज्वाइन किए तो इस डेल्टा एल के साथ थीटा एंगल बनाया, ये डिस्टेंस ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है। अब यहां पे डेल्टा एल मैं लिया हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी की तरह छोटा होगा, जो डेल्टा बी होगा, ओके। अब क्या करो कि देखिए सबसे पहले उन्होंने देखिए जो ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट कौन है, आई डेल्टा एल, आई डेल्टा एल करंट एलिमेंट है, जिसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ली जाती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, आई डेल्टा एल, मतलब करंट एलिमेंट, जिसका अमाउंट यदि आप इंक्रीज करते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है। इसलिए डेल्टा बी वैरिज आई डेल्टा एल यानी करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इसको कंडीशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए थीटा को यदि आप चेंज करते हैं, जैसे इसको डिक्रीज करके 0 डिग्री बना देते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो आई, ये जो आई डेल्टा एल है उसी के लाइन पे आ जाता है, और उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब इस थीटा को इंक्रीज करके इसके अपोजिट लाइन पे लाते हैं, यानी 180 डिग्री होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है यहां पे 180 डिग्री पे। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्स होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है यहां पर, मैक्स होता है। तो ये सब चीजें के अकॉर्डिंग देखा गया तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री पर मैक्स हुआ, क्या हुआ, मैक्स हुआ। तो ये सब चीजें मैक्स, तो ये जो रूल हुआ, ये जो कंडीशन हुआ, वो किसके अकॉर्डिंग हुआ, तो यहां पर साइन थीटा के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, इसलिए डेल्टा बी वैरिज साइन थीटा इक्वेशन सेकेंड हो गया। डेल्टा बी वैरिज 1/r², डिस्टेंस को डिक्रीज किया गया तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज किया, डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया तो मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज किया,
डिक्रीज करने पर इंक्रीज और इंक्रीज करने पर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब तीनों इक्वेशन को मैथमेटिकली कंबाइंड करें तो आएगा डेल्टा बी वैरिज आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वैरिज को हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट का नेम पड़ा म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे जो म्यू नॉट होती है, क्या होती है? म्यू नॉट। और ये जो म्यू नॉट होता है वो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है और इस म्यू नॉट को बोला जाता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। देखिए डेल्टा बी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बायोट-सेवार्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। अब यहां से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर, यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यानी सिंपल में बोला जाए तो एप्लीकेशन है बायोट-सेवार्ट लॉ। यानी अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवार्ट लॉ आप जो है से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैंने एक करंट कैरिंग वायर लिया, इस करंट कैरिंग वायर से आई करंट पास होने लगे, इससे आर डिस्टेंस लिया मैं यहां पे, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले परपेंडिकुलरली मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, उसकी ज्वाइनिंग लाइन आर है, डिस्टेंस आर है। यहां पर ये 90 डिग्री पर ही लेना है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहते हैं तो बायोट-सेवार्ट लॉ में है कि आप छोटा पार्ट से लीजिए। तो छोटा पार्ट आप इस इंड से लेकर इस इंड के बीटवीन कहीं भी कट कर सकते। तो एक छोटा सा पार्ट यहां पे कट किया गया, ये देखो डीएल, डीएल कट किया गया, जिसकी लोकेशन यहां से एल है और करंट इधर है, तो ये डायरेक्शन ये वाला बनेगा। तो यदि यहां से ज्वाइन किए ऐसे तो ये एंगल थीटा हुआ, तो डिफिनिट है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा? यहां पे 90 प्लस थीटा होगा। क्यों? कि देखिए होता क्या है, ये जो है से लाइन से ज्वाइन किए, ये थीटा एंगल बना, यहां से डॉट 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 पैरेलल खींच दिया पैरेलल, और जैसे ही पैरेलल खींचे हो तो ये थीटा है तो अल्टरनेट से ये थीटा हो जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री होगा, टोटल ऐड कीजिएगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। हो गया ऐसा। तो यहां से यहां तक ज्वाइन किए तो ये डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया है? तो ये जो एंगल बनाया है उसकी बात की जाए तो यहां पे कितना बनाया है? तो ये जो है से 90 प्लस थीटा बनाया है। कितना डिस्टेंस पर बनाया है? एक्स डिस्टेंस पर बनाया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल पार्ट लोगे अकॉर्डिंग बायोट-सेवार्ट लॉ। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, ठीक है, साइन थीटा, थीटा नहीं होगा 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी ज्वाइनिंग लाइन का डिस्टेंस जो है एक्स स्क्वायर। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया यहां पे, ठीक है, कॉस थीटा मैंने दे दिया। इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख कर, क्योंकि एक्स क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है सो देखिए, एक हमें छोटा एक ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एल है, बेस आर है, थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर फिर बेस है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, डीएल बाई डी थीटा, आर बाहर होगी, डी टेन थीटा बाई डी थीटा, तो डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा इधर चला आ जाएगा, तो डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पे इक्वेशन फर्स्ट है,
जिसमें डीएल की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां से r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे एल है, एल की वैल्यू r टेन थीटा पुट करेंगे तो r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इक्वेशन हम लोग फर्स्ट से चलेंगे। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल के प्लेस पे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मैंने रखा जो पहले से डिराइव किए हुए कॉस थीटा रहा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल की वैल्यू आर टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहां से म्यू नॉट बाई 4 पाई होगी, आई रहेगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, इसको लिख दिए। यहां से देखिए आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बचेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले सेक स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगी अब डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई होगी बाई आर होगी, कॉस थीटा होगी डी थीटा होगी, क्योंकि सेक स्क्वायर कट चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब ये आ गया, अब ये छोटा पार्ट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा पार्ट निकलेगी, तो डीबी का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रहने दो, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। अब इसको कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी, लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट कैसे लगाओगे सुने, आपने जो डीएल पार्ट कट किया है यहां पर किया है, तो सबसे लोअर लिमिट यहां पर होगी, इससे और नीचे नहीं जा सकते हैं। तो ये एंगल कितना बना रखा, तो ये एंगल बना रखा यहाँ पे थीटा 2 इसके साथ, ठीक है। जो लोअर लिमिट होगा नेगेटिव में होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो अब जो है से अपर कहां पे कट करोगे, यहां पे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस समय कितना एंगल बना रखा है, तो इस समय ये एंगल बना रखा है थीटा 1 बना रखा है। तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 2 तक, माइनस इसलिए लिया क्योंकि इधर डायरेक्शन में ले रहे हैं और इसको इधर ले रहे हैं, तो यहां पे ये चीजें होती है। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे क्लियर करता हूं अब आगे, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होगी, अपर लिमिट साइन थीटा 1 रखेंगे, लोअर लिमिट रख के माइनस करेंगे, तो माइनस साइन माइनस थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा, देखो ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा, और साइन माइनस थीटा यदि रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा 2। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब यही यदि नोट में, ये लॉन्ग वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो इधर ज्वाइन करेंगे तो कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, 90 डिग्री होगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 1 प्लस 1 2 कट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई क्या आएगा 2 पाई आर आएगा, यहां से म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगी। हो गया ऐसा। इसमें अब आ जाइए, इधर करंट जा रहा है आई, इस इंड को इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो पैरेलल जाएगा तभी इंफिनिटी पर जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो गया। यानी इस केस में थीटा 1 कंसीडर कर रहे हैं तो थीटा 1 होगा 90 डिग्री, बट दूसरा इंड यहीं पे इधर तो है ही नहीं, तो थीटा 2 0 डिग्री। तो यहां पे b इज इक्वल टू, देखिए साइन 91 साइन 0 0 खत्म, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा म्यू नोट आई बाई यहां से 4 पाई आर आ जाएगा, इसको यहां पर आप जो है से फार्मूला, तो देखिए इनफाइनाइट वायर रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ का, तो म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर, यानी इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, इसको लॉन्ग वायर बोलते हैं। और यदि एक इंड जो है से नोन रहे और दूसरा इंड अननोन रहे, कहां पे ये मालूम नहीं, जिसको सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं, तो उस केस में म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर हो जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग वायर से। नेक्स्ट, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट आता है,
जिसमें केस 1 होती है एट द सेंटर। जैसे ये सर्कुलर मैंने करंट लिया जिसकी रेडियस आर है इस वायर की, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस लूप में यहां पे मैंने डीएल पार्ट कट किया, यहां कट कर सकते हैं, यहां पे कट कर सकते हैं, यहां भी कहीं भी कट कर सकते हैं। तो जब उससे रेडियस ड्रा करोगे तो रेडियस जो है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब इस डीएल पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालोगे तो यहां पे एट द सेंटर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल पार्ट अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवार्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर होगा ऐसा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dB का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर होगा, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dB का इंटीग्रेशन b होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा, dl का इंटीग्रेशन यानी इस छोटा सा पार्ट का इंटीग्रेशन, छोटा सा पार्ट का इंटीग्रेशन कितना होगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। ये क्या आएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पर एक सेकेंड 2 पाई आर हो गए, एक आर से एक आर बर्बाद कर दो, यहां से 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसमें से कट जब करोगे तो ये कार कैंसिल, इससे कट करोगे तो ये हो जाएगा 2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई यहाँ पे 2 आर होगा। यदि नंबर ऑफ टर्म्स n रहेगा तो क्या लिखोगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर होगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर दे दिया, ये तो हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर करंट ऑन द एक्सिस। अब यहां पे बात करने वाले हैं कि देखिए इधर से करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस आर है, आर है ये सेंटर है, सेंटर से लाइन खींच दिए जो एक्सिस ड्रा हो गया। अब यहां से ऐसे करंट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की ओर देगा, ये तो पक्का है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट काटे और छोटा सा पार्ट डायमेट्रिकल अपोजिट कट हुए, क्योंकि छोटे से पार्ट से हम लोग जानते हैं बायोट-सेवार्ट लॉ। यहाँ पे डीएल पार्ट कट किए, डीएल पार्ट बाहर की तरफ होगा, करंट बाहर के साइड होगा, आउटसाइड होगा, तो ऐसे घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे। तो जो ज्वाइन करेंगे रेडियस के रूप में तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसके साथ 90 डिग्री बना के जाएगा डी। इधर अंदर की तरफ करंट जाएगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे बनाएगा डी। हो गया ऐसा। तो इसके साथ थीटा एंगल और इसके साथ क्या बनाया, थीटा एंगल बना रखा है ज्वाइन करने पर। मैग्नेटिक फील्ड इसका डीबी, इसका और इसका वाला डीबी इधर। अब देखो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, थीटा होगा 90 माइनस थीटा तो थीटा होगा। तो डीबी इधर जाएगा तो इधर होगा डीबी कॉस थीटा, इधर होगा डीबी साइन थीटा, इधर होगा डीबी, तो डीबी कॉस डीबी साइन थीटा और इधर होगा डीबी कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस में और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वो ब्रेकअप होगा साइन में। चलिए ठीक है। अब देखो यहां से अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवार्ट लगाओगे डीबी का है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल पार्ट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस आर है, एक सही हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डीएल पार्ट ऐसे है तो डीएल पार्ट से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री बना के जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो भी होगा ये वाला डायरेक्टली अपोजिट बना लेता है एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जीरो बना लेगा। और सब क्या होगा फील्ड के जो है से एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, जिसको एक्सिस के लॉन्ग फील्ड बोलोगे, तो एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा डीबी साइन थीटा। एक पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा, तो डीबी साइन थीटा। डीबी के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए और जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लीजिए, डीएल छोटा पार्ट है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आर होगा, हाइपोटेनस क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा हाइपोटेनस। आई इनटू डीएल का इंटीग्रेशन,
टोटल इंटीग्रेट करोगे 2 पाई आर हो जाएगी। तो यहां से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना लिख के 2 पाई आर लिखोगे। तो यहां से कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया, ये आएगा 2। अब देखो म्यू नॉट आई आर इंटू आर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर है, रूट ओवर का मतलब हाफ पावर, तो यहां 1 और यहां हाफ, तो 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। इसी में नंबर n जब रहेगा तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नोट एन आई होगा, आर स्क्वायर होगा, बाई क्या आएगा 2 इंटू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 होगा। हो गया ऐसा। तो सेंटर पर माने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हो, ये हो गया एक्सिस पे। अब देखो आगे चलता हूं नोट में, यदि आर्क ऑफ सर्कुलर करंट रहेगा, यानी सर्कुलर करंट है और उसका एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रखा है, तो यदि पूरा सर्कल रहता तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी होती है वो म्यू नोट आई बाई 2r होता है, यही होता है। कब, जब टोटल सर्कल रहेगा तब, यानी सेंटर पर उस समय कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री, यानी 2 पाई। तो 2 पाई में मैग्नेटिक फील्ड बी, तो 1 में कितना आएगा b बाई 2 पाई, तो कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है, तो थीटा में क्या आएगा b बाई 2 पाई इंटू थीटा होगा। तो यहां से b थीटा यानी b इंटू थीटा बाई 2 पाई होगा। तो b का वैल्यू क्या पुट करोगे, म्यू नोट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई ये होगा 2 पाई, ठीक है। अब यही यदि सेमी सर्कल रहेगा यानी पाई एंगल बनाएगा, तो थीटा का वैल्यू पाई, तो पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाए, ये चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट, अब यहां पे आता है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब यहां पे यूज करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। यानी देखो दो वायर है, दोनों आपस में पैरेलल है, I1 करंट I2 पास कर रही है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R है। अब होता क्या है कि इसमें करंट सेंड करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ जाता है, सेकेंड वायर। सेकेंड वायर से करंट पास होती है तो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है ये करंट कैरिंग वायर। तो इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, और इससे जो क्रिएट फील्ड हो रही है उसमें ये आ रहा है, तो इस पर फोर्स लगाएगा। देखिए बात यहां पे ये होती है कि चलो इसका फील्ड ले लेते हैं यहां पे, तो करंट तो ऊपर जा रहा है, फील्ड अंदर, ये जो I1 है यहां पर फील्ड दिया B1 जो इनसाइड, तो B1 की वैल्यू कितना होगी, तो यहां पर देख सकते हैं लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर होगा। अब इस पे फोर्स निकालोगे, सेकेंड वायर पे फर्स्ट लगाएगा, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो, फील्ड अंदर इनसाइड, करंट अपवर्ड, तो फोर्स इधर लगेगा, तो इसको बोलेंगे F21। क्या बोलेंगे, F21 बोलेंगे। चलो F21 तो क्या होगा I2L B1 साइन 90 डिग्री, ठीक है, I2L B1 साइन 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। तो ये जो है से फॉर्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2L बाई 2 पाई R हो जाएगा। अब देखो ऐसा हो चुका है, तो इसको L को जब इधर लाऊंगा तो फोर्स बाई L, म्यू नोट I1 I2 और बाई क्या आएगा 2 पाई R आएगा। तो इसको क्या बोलिएगा यहां पे, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलेंगे वायर पे। अब देखो यदि मैं यहां पे बात करूं I2 करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड देगा, तो यहां पर B जो होगी ये किधर होगी,
यहां पर सेकेंड होगा, B2 बाहर के साइड होगा, और यहां पर आप एक छोटा सा पार्ट उसी तरह से लेंथ L कट कर लो, तो फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। किस पर लगेगा? 1 पर। कौन लगाएगा? 2 लगाएगा। 1 पर कौन लगाएगा? 2 लगाएगा। तो इससे क्या पता चला? उतना ही फोर्स आएगा जितना यहां पे निकला है L लेंथ, ठीक है। एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएगा, इक्वल सेक्शन होनी चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए सिर्फ। अब यहां पे बात आता है कि एक दूसरे के अट्रैक्शन होगा, सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन तो रिपल्सन। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल करेगा, ऐसा होगी, जिसकी वैल्यू पर यूनिट लेंथ में म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। नेक्स्ट आता हूं, जिसको बोलते हैं यहां पे क्या चीज? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। यानी देखिए एम्पियर जी सर्क्यूटल ला दिए, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, उसी तरीके से ये भी। वो है क्लोज्ड सरफेस के लिए, जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये है क्लोज्ड पाथ से रिलेटेड, जिसको यहां पर एम्पियर सर्क्यूटल पाथ बोलते हैं, क्लोज्ड पाथ बोलते हैं। वहां भी गॉस लॉ में भी गॉसियन सरफेस की जो साइज और शेप है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस क्लोज्ड होना चाहिए। यहां भी पाथ जो है क्लोज्ड होना चाहिए, उससे शेप से साइज से कोई लेना देना नहीं, बस क्लोज्ड होना चाहिए। देखिए तो इसमें एक क्लोज्ड पाथ है जिसके अंडर वायर I1 वाला, I2 वाला, I3 वाला है। तो इसके अंडर जो करंट है, इनसाइड करंट माना जाएगा, I इन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस और माइनस I3, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो I नो। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की लीनियर इंटीग्रेशन होगी किसके अलोंग? क्लोज्ड पाथ के अलोंग, वो क्या होगा? म्यू नोट I इन के इक्वल होगा। म्यू इन के क्या होगा? म्यू नोट I इन होगा, यहां पर म्यू नोट I इन होगा, यानी इनसाइड करंट के म्यू नोट टाइम्स होगा लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ, लीनियर इंटीग्रेशन। देखिए दिस लाइज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज्ड पाथ, ये हो गया। और साथ ही साथ ये जो है याद रहे यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सभी जगह अप्लाई होने वाला लॉ नहीं, हो गया ये। अच्छा, यहां से ऐसे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ द नेट करंट और द टोटल करंट व्हिच इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। वही चीज है जो यहां स्टेटमेंट में दे रखा है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। एक देखो हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो मटेरियल है वो तो थिन लेयर वाला रहेगा जिससे करंट आई पास हो रही, जिसका ये एक्सिस हुआ, जिसकी रेडियस आर हुई। अब आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो किसी पॉइंट पर, तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर लिया, यहां पे एक छोटा सा पार्ट काटा डीएल, इसका टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड बी होगी एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ। तो यहां पे इंटीग्रेशन लगा दो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया स्मॉल आर बड़ा हो गया कैपिटल आर से, तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डीएल यानी सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री पर, तो बी डीएल cos 0 1, तो बी बाहर हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई। डीएल का इंटीग्रेशन यानी छोटा पार्ट का इंटीग्रेशन इस टोटल पाथ को रिप्रेजेंट करेगा 2 पाई आर, तो बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, सो देखिए इस पॉइंट से डिक्रीज करते 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 कहां चलाएं, सरफेस पर आएंगे, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, तो सरफेस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो। अब देखो इफ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी जस्ट इनसाइड हो गए हैं, इनवर्ड हो गए,
तो जैसे ही आप कहीं भी इन साइड जाइए फिर घेरा लगाइए तो उससे जाने वाला जो करंट होगा वो जीरो होगा, जाने वाला जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो इनसाइड करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बी इन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे कहां पे, सरफेस पर चले जाओ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहां तक जीरो से एक्सिस से लेके सरफेस तक करंट क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जैसे सरफेस पर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड मैक्स हो जाएगी और उसके बाद डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाइए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। होगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे आता है, ये जो है ये 3 नंबर नहीं है, अब है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंडक्टर। यानी ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है वो लॉन्ग है, इनफाइनाइट लेंथ का है और सॉलिड है। सॉलिड जैसी हो गया इसका मतलब पूरे मटेरियल से करंट अब पास हो रही है जिससे करंट की वैल्यू आई है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट लिया जाएगा जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा हो गया। एसीएल यूज करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ के लिए बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गई। अब देखो डीएल और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है टेंजेंशियल, तो cos 0 डिग्री लगाएंगे। तो बी डीएल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी बाहर हो जाएगी, डीएल बचेगा, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे 2 पाई आर लगाओगे, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर मतलब पूरा लेंथ, तो b इंटू 2 पाई आर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगी। तो यहां से b एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट पे। अब देखो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, तो इसी तरीके से डिक्रीज करते 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 कहां तक आ जाएंगे, सरफेस तक आएंगे। तो इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो सरफेस पर आएंगे तो म्यू नॉट आई बाई कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा। हो गया। चलिए ठीक है। अब क्या है, सरफेस पर सबसे मैक्सिमम। अब इसी तरीके से अब आ जाएंगे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड पॉइंट। जैसे इनसाइड पॉइंट पे आओगे तो यहां पे एक छोटा सा एरिया कट किया हुआ है, इस एरिया से करंट जो जाएगा उसकी वैल्यू आई इन होगी, इसकी जो रेडियस होगी ये स्मॉल आर होगी। तो घेरा लग गया। तो यहां पे देखिए टोटल जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, उससे करंट आई पास हो रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, आई होगा। तो 1 में कितना होगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस छोटा सा एरिया से जो पास होगा पाई आर स्क्वायर वो क्या होगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इनसाइड करंट आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, दे दिया। अब इससे क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट कट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन होगा। तो इंटीग्रेशन जब लोगे तो क्या होगा, बी डीएल होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि आई इन का वैल्यू पुट करेंगे, आई इन का वैल्यू मैंने यहां फाइंड कर चुका हूं, इस एरिया से, इस छोटे से एरिया से सॉल्व करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर इधर चली जाएगी, है ना, आर आर कट करेगा, सॉल्व करके ये आएगा। यानी इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आया, बी वैरिज स्मॉल आर आया। इसी तरीके से डिक्रीज करते 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 एक्सिस पर चला जाओगे तो स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया इनसाइड का ग्राफ और ये हो गया आउटसाइड का। इनसाइड में बी वैरिज आर होता है, आउटसाइड में बी वैरिज 1 बाई आर होता है। आउटसाइड में बी वैरिज 1 बाई आर होता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है सोलेनोइड। सोलेनोइड बस क्या है, तो बोलना है कि जो वायर होती है कंडक्टर वायर उसको क्लोजली
हेलिक्स के रूप में वुंड कर दिया जाए, वही जो सिस्टम बनेगा वही क्या है, सोलेनोइड है। जिसका सिंबल देखा जाए तो देखिए इसका सिंबल ये वाला है, ठीक है। यानी इसका सिंबल जो दे रखा है वो देखो, ये यहां पर करंट इन कर रहा है, इधर से करंट आउट हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। यानी इसमें करंट की यदि बात की जाए तो इस तरीके से है, इधर से करंट आउट हो रहा है, इधर इन कर रहा है, इधर इन कर रहा है, इधर से आउट हो रहा है। डॉट मतलब आउटसाइड और इन मतलब इनसाइड, ऐसे। तो इस तरीके से इन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग इधर हो, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड का, और आउटसाइड होती है जो अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। ये चीजें हो गई। अब देखो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। देखो करंट कैरिंग वायर है तो एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिमूव हो रही है, इधर इन कर रही है, इस तरीके से लूप बनाता है, याद रखना है। जहां से आउट होगी वो नॉर्थ पोल की तरह मैग्नेट का बिहेव करता है, और जहां से इन करेगी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट यहां पे एक कंटिन्यूअस है, कर्व है, क्लोज्ड पाथ बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूअस होता है, कर्व होता है, लेकिन क्लोज्ड पाथ कभी नहीं बनाता है, लेकिन ये क्लोज्ड पाथ बनाता है। नेक्स्ट, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, वो फ्रॉम एसीएल से यानी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से, और ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए डिराइवेशन है, ठीक है। ये किसके लिए है डिराइवेशन? ओनली फॉर बोर्ड, और बोर्ड। देखिए ये लॉन्ग सोलेनोइड है, और इस लॉन्ग सोलेनोइड में आप देख रहे हैं कि आई करंट पास कर रही है, ठीक है, आई करंट पास कर रही है इस तरीके से। तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। अब इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसके लिए एम्पियर सर्क्यूटल पाथ जो क्लोज्ड पाथ है वो ड्रा करना होगा। जिस पाथ का नाम रखना पड़ा ए बी सी डी, इस पाथ का नाम क्या रखना पड़ा? ए बी सी डी रखना पड़ा, जिसकी लेंथ कितना हुई? एल हुई। अब देखो यहां से, तो नंबर ऑफ टर्न यहां से यहां तक मान लो एन है, और एक वायर से करंट इस पाथ के अंदर इन कर रहा है आई, तो एन नंबर ऑफ टर्न है, तो क्या होगा? करंट एन आई होगा। क्या होगा? करंट एन आई होगा। फ्रॉम एशिया इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए ये जो क्लोज्ड पाथ है वो 4 पार्ट्स में है, ए टू बी, बी टू सी टू डी टू ए, बारी बारी से। तो पहले ए टू बी डॉट डी एल, क्लोज्ड पाथ अब हट गया, यहां से सर्कल हटा दे, बी टू सी टू डी टू ए, बी डॉट डी एल लगाते गए सब, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। पहले ए टू बी चल, ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ इधर, तो इसको क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट बी एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, और कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री होगा सेम डायरेक्शन में, तो बी एल, बी डॉट डी एल, बी टू सी जब जाएंगे तो फील्ड इधर है, इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, और 90 डिग्री पर यहां पे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इधर बाहर के साइड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो भी 0 हो जाएगा। फिर आएंगे ऐसे, 90 डिग्री बना रहा है कुछ पार्ट, और कुछ तो 0 में है ही, तो 90 डिग्री पर 0, म्यू नॉट आई इन का वैल्यू एन आई। अब देखो 0 0 खत्म, एल रहेगा मल्टीपल में, डिवीजन में जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल आई, और एन बाई एल को स्मॉल एन बोलेंगे। स्मॉल एन कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, और यही इसके अंदर कोई मटेरियल मीडियम इंसर्ट कर देते हो, तो मटेरियल मीडियम 3 कैटेगरी की आएगी, डाई मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक।
पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, दो में से कोई भी यदि इंसर्ट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। यदि आप इसके अंदर डाई मैग्नेटिक इंसर्ट करते हो, डालते हो, लाते हो, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगा। याद रहे, डाई मैग्नेटिक रिड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, पारामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर इंक्रीज करेगा। हो गया ऐसा? तो ये ओनली फॉर बोर्ड था। लेकिन अब आता है सेकेंड मेथड, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है, या तो नीट के लिए, जेई के लिए, ज्यादातर जेई के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने एक सोलेनोइड का, लॉन्ग सोलेनोइड का सिंबल ले रखा है। सोलेनोइड है जिसका जो है से देख सकते हो, इधर से आउट हो रहा है करंट और इधर से इन कर रहा है करंट, और मैं एक पॉइंट यहां पर कंसीडर किया, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेकिन अब क्या है कि हर जगह सर्कल 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 बनते गया है सोलेनोइड का, तो मैंने कुछ पार्ट कट किया, पार्ट को कट नहीं किया, कंसीडर किया, जिसकी वैल्यू लेंथ के रूप में लिया गया, तो dx लिया गया, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उससे x डिस्टेंस पे लिया। तो ये जो सर्कल सर्कल होगा करंट कैरिंग वायर सोलेनोइड में, उसके लिए तो ये एक्सियल पोजीशन होगा, ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां लिख चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो यहां पे dB होगा क्योंकि छोटा सा पार्ट कट किए हैं। अब यहां पे छोटा सा पार्ट जब कट किए हैं तो देखिए होगा क्या, सो यहां पर समझाते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नोट एन dx इंटू आई आर स्क्वायर हो बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 होगा। क्यों? म्यू नोट एन, एन का वैल्यू इसमें नंबर ऑफ टोटल टर्न कितना हो पर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन, तो dx लेंथ में एन dx हो गया, आई आर स्क्वायर रहने दो, और ये फॉर्मूला होता है ऑन द एक्सिस। चलिए ठीक है, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान। अब यहां पर देखिए दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ऐसे ज्वाइन किया तो ये एंगल इसके साथ बनाया है कितना, थीटा एंगल बनाया है। तो ये छोटा सा ट्रायंगल में कंसीडर करो तो ये एक्स होगा, ये रेडियस होगा इसका, तो एक्स बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि dx चाहिए, एक्स का वैल्यू निकल चुका है, रख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए dx बाई डी थीटा, तो r बाहर होगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा इधर लग चले जाइए, dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, डी थीटा होगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर आगे बढ़ता हूं, dx मिल चुका है, x मिल चुका है, x की वैल्यू r टेन थीटा यहां पे पुट कर दूंगा, लाके सेट कर दूंगा, और dx का ये जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से चलता हूं। अब इक्वेशन फर्स्ट से चला, फ्रॉम फर्स्ट dB इज इक्वल टू म्यू नोट एन, dx के जगह पे r सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा अभी मैंने निकाल चुका, आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आर टेन थीटा, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आर स्क्वायर पे पावर होगा 3/2, तो 2 2 कटेगा, आर क्यू होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, पावर होगा 3/2, 2 2 कटेगा, सेक क्यू थीटा होगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आर क्यू तो कटेगा, यहां पे आर क्यू से आर क्यू कटेगा, तो ये आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई 2, और सेक स्क्वायर थीटा है और सेक क्यू थीटा है, तो 1 बाई, ये सेक थीटा बचेगा, डबल है ट्रिपल है, तो डबल में कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो 1 बाई सेक थीटा कॉस थीटा होगा, डी थीटा होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, dB म्यू नोट एन आई बाई 2, इंटीग्रेट कर दो कॉस थीटा डी थीटा। देखिए अब इसका लोअर लिमिट लेनी है और अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट मैंने देखिए ये जो dx पार्ट कट किया यहां से स्टार्ट, यहां से, तो यहां पर जो है से ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन किया, ये एंगल बनाया अल्फा, लोअर लिमिट, तो ये हो गया माइनस, कहां गया देखो, यहां पे लोअर लिमिट माइनस अल्फा हो गया। अब अपर लिमिट लेना है मुझे,
तो अपर लिमिट इस एंड से ज्वाइन करें। थोड़ा सा यहां पे देखिए डायरेक्शन में मिस्टेक है। देखिए तो इस एंड से जब ज्वाइन मैं करूंगा ये इधर वाला एंड से, तो डॉट 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 ऐसे ज्वाइन, और ये बनाएगा यहां तक बीटा एंगल। तो इधर अल्फा इधर बीटा, अल्फा और बीटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। आप यहां पे कट करेंगे डीएक्स पार्ट तो अल्फा बनाएगा, और यहां पर कट करेंगे तो बीटा बनाएगा। ना तो इसके इधर आगे जाएंगे ना तो इसके इधर आगे जाएंगे, ये बात समझ ले। तो यहां पर अब हो गया लिमिट माइनस अल्फा और बीटा मैंने दे दिया। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, अपर लिमिट बीटा रखिए, लोअर लिमिट अल्फा रखिए और माइनस कीजिए। तो जैसे ही कीजिएगा यहां पे देखिए साइन साइड कर देता हूं, साइन बीटा तो रखेंगे और माइनस साइन अल्फा रखेंगे, यानी माइनस अल्फा रखेंगे। तो साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ जाएगा। यानी यहां पर जरा सोच लें कि b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई आएगा और बाई 2 आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। अब देखो यदि यही लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, एल एस मतलब लॉन्ग सोलेनोइड, इधर भी इंफिनिटी और इधर भी इंफिनिटी, तो डॉट डॉट ऐसे ऐसे ज्वाइन कीजिए। तो जब इंफिनिटी पे ज्वाइन करना है तो इंफिनिटी पे वही ज्वाइन होगा जाके जो पैरेलल जाएगा, इस लाइन के जो पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा मतलब 90 डिग्री, इधर भी इंफिनिटी पे जाके मिलाना, तो वही जाएगा जो इंफिनिटी पर जाएगा जो पैरेलल जाएगा। तो अल्फा बीटा 90 डिग्री, तो यहां पे b इज इक्वल टू क्या होगा, b इन मतलब इन साइड, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो क्या होगा साइन 91 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2 होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो यहां पर मैग्नेटिक जो फील्ड होगी लॉन्ग सोलेनोइड के इनसाइड म्यू नॉट एन आई होगा। अब जो है सेकेंड केस है इस एंड पे, इनसाइड नहीं एट एंड, एंड पे जब चलेंगे तो कहां पर ज्वाइन करेंगे, इन्फिनिटी पे उधर ज्वाइन करेंगे। तो एक एंगल अल्फा जो है वो 90 डिग्री तो होगा, बट बीटा यहीं पर बना रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, 0 डिग्री हो जाएगी। जब साइन 91 और साइन 0 खत्म होगा तो बी इंड इज इक्वल टू, है ना, इंड इज इक्वल टू सिर्फ आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो यहां पर इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका हाफ होता है एंड पे, किसमें, लॉन्ग सोलेनोइड में। लॉन्ग सोलेनोइड की खास बात यह है कि इनसाइड में मैक्सिमम होती है मैग्नेटिक फील्ड, और एंड पे आओगे तो उससे डिक्रीज कर जाएगा और उसकी हाफ हो जाएगी एंड पे। जो कि ये अब चाहते हैं कि ये फार्मूला यदि आप रखते हैं माइंड में तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने लॉन्ग सोलेनोइड आ जाए या फिर फाइनाइट लेंथ किया जाए, किसी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग सोलेनोइड को निकालें, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग सोलेनोइड, लेकिन यहां पे कुछ भी आ जाए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है जिसका नेम है टोराइड। टोराइड क्या है, सोलेनोइड ही है, बट सोलेनोइड के जो एंड होते हैं उस एंड को दोनों को कंबाइंड कर दो, एक साथ सर्कुलर फ्रेम में बना दो, वही बन जाएगा यहां पे टोराइड, जिसमें इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है और इसका मेन रेडियस आर है। तो मेन रेडियस आर हुआ, मेन रेडियस का मतलब होता है इनर प्लस आउटर का हाफ, तो ए प्लस बी बाई 2। अब इसमें आता है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई आर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, एन है, इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया। अब चलते हैं इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये सोलेनोइड का टोराइड का सिंबल हुआ, इस तरह से करंट बाहर निकल रहा है वायर से, इधर इन कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इन कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इन कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इन कर रहा है। अब देखो
सबसे खास बात यह है कि इसका जो एक्सिस बनता है यहां पर, जिसकी मेन रेडियस आर है, चारों तरफ से इसको पैक कर दिए ऐसे। तो जैसे ये क्लोइड पाथ लिया मैंने, सभी से करंट बाहर निकल रहा है, बाहर। तो एक वायर है, एक सर्कल वाला जो आ रहा है उससे आई करंट, तो इसमें एन वायर होगा, तो टोटल करंट एन आई होगा, टोटल करंट एन आई होगा। अब यहां पे डीएल पार्ट कट किया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे टेंजेंशियली जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट बाहर निकलता है ऐसे जाता है, बाहर निकलता है ऐसे जाता है, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट। तो फ्रॉम एसीएल यानी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करेंगे। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। देखो सेम डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल, 0 डिग्री पे बी बाहर हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन आई होगी, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर होगी, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू एन आई होगी। 2 पाई आर जो है इधर मल्टीपल में, इधर डिवीजन में गया, तो जैसे डिवीजन में ये गया तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई टोटल लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसके अंदर कोई मटेरियल मीडियम इंसर्ट करोगे, जैसे क्रोड के रूप में, कोर के रूप में सॉफ्ट आयरन रखा, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा, ये हो गया। लेकिन यदि आप कंसीडर करते हैं पॉइंट को, एक पॉइंट आपने यहां P कंसीडर किया, आपने यहां पे Q कंसीडर किया, तो मैंने पहले बता रखा है कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, यहां पर भी 0, क्योंकि यदि यहां पे ऐसे आप ड्रा करते हैं क्लोइड पाथ, तो इसके अंदर कोई भी करंट या तो बाहर नहीं हो रहा है, तो आई इन 0 होगा। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहां पर भी इसको चारों तरफ से क्लोइड पाथ ड्रा कीजिए, जितना करंट आउट हो रहा है उतना करंट इन कर रहा है, एक तरफ से इन एक तरफ से आउट, तो नेट करंट 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, यानी P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। मैंने सोलेनोइड के मटेरियल के बाहर मैग्नेटिक 0 होता है, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वो सबसे पहले है क्या, तो ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका यूज करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो मेजरमेंट होती है इससे वो स्मॉल करंट की होती है, ज्यादा हाई करंट की मेजरमेंट नहीं होती है। अब आता है इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल में आता है कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग लूप रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और उसी टॉर्क के बेस्ड पे ये जो है से है, यानी इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब आता है इसकी कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं। देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का लिया जाता है, उसको इस तरह से ऐसे गैप बना दिया जाता है, ठीक है, कनकेव कनकेव, इसलिए कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकले वो रेडियल निकले। देखो यहां पर बताएंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यहां से नॉर्थ से और साउथ में जाके इन कर रहा है। रेडियल की पर्पस क्या है ये भी बताऊंगा। अब देखो ये हो गया, इसके बीच में यहां पर क्या कर दो, एक जो है से सिलेंड्रिकल फ्रेम में आयरन का कोर डाल दीजिए। आयरन के कोर डालने से खास बात यह होगा कि वहां पर के मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जिसको ऊपर से देखिएगा तो ऐसे दिखेगा, और साइड व्यू यहां से देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा, नॉर्थ साउथ से। अब देखिए नीचे स्प्रिंग लगा दीजिए, स्ट्रिंग लगा दीजिए, यहां पर एक निडिल लगा दिए, स्केल लगा दिया गया, ठीक है। जैसे इसमें करंट पास होती है तो यहां पर कॉइल से करंट पास होने लगती है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, रेडियल हो रहा है, रेडियल आउट हो रहा है, रेडियल इन कर रहा है, तो ये ऑलवेज इस सिलिंड्रिकल फ्रेम के फेस के परपेंडिकुलर जाता है, जो कि किसी भी सिचुएशन में 90 डिग्री बनाएगा फेस पे, जिससे टॉर्क ऑलवेज मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। यही पर्पस है इसका कर्व बनाने का, कनकेव बनाने का, कि रेडियली रहे और ऑलवेज 90 डिग्री का फेस पर डायरेक्शन बना सके, जो कि यहां पर व्यू देख सकते हैं। अब जैसे ही
करंट पास करते हैं तो देखिए होता क्या है, टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है किस पे, उस फ्रेम पे, वो जो रैप्ड है कोर पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलवेज 90 डिग्री बना रहा है किसी भी सिचुएशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये किससे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से हुआ। अब टॉर्क बाई स्प्रिंग लेंगे, तो टॉर्क बाई स्प्रिंग जब लेंगे तो देखिए होता क्या है, क्योंकि जब फ्रेम पर मैग्नेटिक टॉर्क लगा तो स्प्रिंग उसको अपोज करेगा, जब स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगी तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगा उसको एंटी के रूप में, इसलिए टॉर्क वैरिज फाई हो जाएगा। यानी टॉर्क वैरिज फाई, वैरिज को हटाओगे सी आएगा कांस्टेंट, जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट स्प्रिंग का बोलते हैं। अब दोनों बैलेंस हो जाएगा, जो कि रोक के रखेगा डिफ्लेक्शन को कि वहीं पे रीडिंग देता रहेगा। कहां पे, स्केल पे। अब दोनों को कंबाइंड करोगे, इक्वल करोगे, इक्वेट करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो एन आई ए बी इज इक्वल टू सी एफ होगा। देखो सी फाई होगा, फाई रहने दीजिए, सी नीचे लेके चल जाएगी, तो एन ए बी बाई सी, यानी फाई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी इंटू फाई हो, आई हो गया। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है तो फाई वैरिज आई हो गया। मतलब डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू इट। जितना अमाउंट में करंट फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, तो यहां पर बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन होगा, यानी फाई वैरिज आई होगा। ये हो गया। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है, करंट सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी, करंट को मेजर करने के लिए सबसे पहले बता दूं आमीटर बनाया जाता है। आमीटर कब बनता है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, जिसको शंट बोलते हैं, तो बन जाता है आमीटर। आमीटर बनने के बाद उसको सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उससे करंट की मेजरमेंट होती है, जिसकी सेंसिटिविटी यूनिट करंट फ्लो करने से जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा वही उसकी सेंसिटिविटी होगी। यानी सेंसिटिविटी दैट मीन्स डिफ्लेक्शन इन नीडल फोर पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो यहां से करंट सेंसिटिविटी फाई बाई आई होगा, डिफ्लेक्शन बाई आई होगा, जिसको यहां पर एन ए बी बाई सी बोलेंगे, क्योंकि फाई है, आई को इधर लग चले जाएंगे, फाई बाई आई, तो एन ए बी बाई सी होगा। इसकी यूनिट की बात की जाएगी तो इसकी यूनिट होगी डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, या फिर रेडियन पर एम्पियर, या तो नंबर ऑफ डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है। दूसरा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सर्किट में वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है, जब उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वो वोल्ट मीटर बनता है, और सर्किट में 2 पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज मेजर किया जाता है जब उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। तो यहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब फाई बाई भी होगा, यानी एन ए बी बाई यहां पे सी आर होगा, एन ए बी बाई सी आर हो जाएगा। हो गया ऐसा। इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या आएगा, यहां पे डिफ्लेक्शन बाई वोल्टेज यानी रेडियन, और ये क्या आएगा, पर वोल्ट आएगा। रेडियन क्या आएगा, तो यहां पर वोल्ट आएगा। हो गया। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड। चलिए इसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर का रिवीजन एंड होता है।